हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फोर्थ लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है, जिसके अंदर हम लोग अब जेई मेंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। और देखो यहां पर ना एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो दो माइंडसेट होते हैं। एक होता है कि हम लोग अपने आप को रेडी करते हैं, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन या जेई एडवांस के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान ना हम एक प्रायोरिटी अपनी चेंज कर लेते हैं। और वो क्या होता है, हम सिर्फ आंसर तक पहुंचने तक का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके हमारा आंसर आ जाए। लेकिन यहां पर अगर आप इस बात को समझो कि पहला स्टेज जो है आपका वो लर्निंग स्टेज है। इस दौरान आपको जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ जेई का क्वेश्चन ना बोल के आप उनको क्वेश्चंस की तरह लो, उनको परिस्थितियों की तरह लो। उसमें से जो एक तो राइट आंसर है लेकिन वो और भी चीजों से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो एक जेई का प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पूछी गई है आपसे रेंज। लेकिन उसी परिस्थिति में आप चाहो तो अपने लिए हाइट का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, एक परिस्थिति की, हाँ इस परिस्थिति के अनुसार हाइट क्या होनी चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, मिड जर्नी में हमें क्या देखने को मिलेगा। इस तरह से हम उस परिस्थिति को अपने नॉलेज जो हमारे पास है उसके जरिए और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर 2018 में मान लो कि अगर आपसे ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जरूरी नहीं कि 2019 में भी वही पूछा जाएगा, 2020 में भी वही पूछा जाएगा। तो हमारा काम क्या है, जो जिस मेंटालिटी से हम लोग प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चंस करते हैं ना, वो मेंटालिटी आपको एग्जाम में रखनी है कि इस वक्त आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक पार्ट पूछा गया है उस आंसर तक पहुंचना है। लेकिन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी उस दौरान आपको, देखो यहां पर साइंस का मैं हमेशा कहता हूं ना, साइंस हम लोग इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमें एक सिलेबस पूरा करना है या क्वेश्चंस करने हैं। साइंस हम पढ़ रहे हैं नेचर से बात करना सीखने के लिए, जिसमें भाषा हमारी मैथमेटिक्स है और सब कुछ जो हमारे सराउंडिंग में है, जो नेचर में है, जो यूनिवर्स में है, वही उनके लॉस को समझना ही तो साइंस है। तो क्वेश्चंस को आप ऐसे नहीं कि ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये मात्र एक क्वेश्चन है और इस परिस्थिति के बारे में मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका हूं। अब मैं अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन यानी कि इस परिस्थिति से कम्युनिकेट करूंगा और जवाब तक पहुंचूंगा। और इस काम को जब मैं करूंगा, इस तरह से करूंगा, तो यकीन मानो जब आप जेई मेंस या एडवांस का पेपर दे रहे होगे ना, तो आपके ये सारे प्रश्न लेस देन 1 मिनट, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो लेस देन 3 मिनट बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक स्पेसिफिक आंसर की तरफ बस क्वेश्चन करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन आंसर है, उस आंसर तक पहुंचना बस हम प्रायोरिटी रखेंगे। क्या फॉर्मूला लगाऊं, कैसे करूं, इस तरह से नहीं। कम्युनिकेट विद नेचर, टॉक विद हिम मैथमेटिकली, और यकीन मानो जो चारों में से जो सही ऑप्शन है ना, वो आपको बात करते करते खुद ब खुद पता चल जाएगा, नेचर आपको खुद बताएगा। ठीक है, तो आपको यही चीज फॉलो करनी है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पॉज करना है, रीड करना है एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। ठीक है, हम यहां पर सिर्फ जेई के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, वी विल टेक इट एज अ सिचुएशन। उस सिचुएशन से मैथमेटिकली बात करेंगे, जवाब देखना खुद ब खुद चल कर आएगा। और कितने आसान होते हैं, यकीन मानो जेई के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला जो होता है, जो पेपर बना रहा होता है, आप ये मान के चलो, ठीक है, आप ये मान के चलो कि भाई आप आगे चल के अपना प्रोफेशन क्या लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग लेना चाहते हो। और इंजीनियरिंग आज के टाइम पे ना लोगों को लगता है कि जॉब करने के लिए इंजीनियरिंग की जाती है, बट एक्चुअली में इंजीनियरिंग का पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्रिएट करना। तो जब आपका एग्जाम बनाया जा रहा होगा ना, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कितने फॉर्मूलाज याद हैं या आप बोर्ड में 95% नंबर लेकर आते हो, ठीक है, यानी कि आप बहुत अच्छे से चीजों का मेमोराइज कर लेते हो। नहीं, इंजीनियरिंग से आप उन चीजों को क्रिएट करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, तो इसरो अभी एक अपना स्पेस शटल प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स को डेवलप किया जा रहा है। तो वो चीज इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस चीज को बनाना इंजीनियरिंग है। अब आप सोचो कि अब हमारे जो स्पेस फ्लाइट, जो स्पेस मिशन होते हैं, उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम कोई ऐसा इंजन डेवलप करें जो लो फ्यूल में ज्यादा एफिशिएंसी क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास क्या होता है, अभी आप थर्मोडाइनमिक्स में इस एफिशिएंसी वर्ड को समझोगे कि यार हम अगर फ्यूल के अंदर 100 जूल की एनर्जी है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 50% ही वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी 50% की है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ऐसा इंजन डेवलप करें जो 100 जूल से 70 जूल आपको क्या कहते हैं वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी आपका काम ज्यादा हो जाए उतने ही फ्यूल से, तो इट मीन आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ऐसे इंजन को डेवलप करना ये इंजीनियरिंग है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से बने हुए हैं उन्हीं को बना बना के खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में इनोवेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। हम जब तक पीछे रहेंगे, दूसरे मुल्क से, दूसरी कंट्री से पीछे रहेंगे, हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो राइट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये जेई मेंस और एडवांस के पेपर टफ नहीं है। इट्स जस्ट कि भाई वो चाहते हैं कि आप सोचो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तभी तो कुछ क्रिएट कर पाओगे। इसलिए वो थिंकिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको पेपर बना के देते हैं और कुछ नहीं। जो देखो, हर जगह पे ना लेवल बाय लेवल पीपल होते हैं।
तो जो ये आईआईटीज में जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं ना, ये इंडिया में एजुकेशन के लेवल पर सबसे ऊपर हैं और वो सब थिंकर्स हैं। तो वो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ के एनवायरमेंट में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको थिंकर बनना पड़ेगा, तो वो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो तो पीएचडी कर चुके हैं, उनके लिए 11th-12th का लेवल बहुत छोटा होता है, वो बहुत वास्ट स्टडी कर चुके हैं, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो थिंकिंग बेस्ड एग्जाम बनाते हैं। और इससे क्या होता है, ये भीड़ जो है ना, उसमें से लोगों को फिल्टर किया जाता है कि कौन थिंकर है कौन नहीं। बाकी वो अलग बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब वो थिंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा हटा दिया गया है। टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम जेई के पेपर को क्लियर करवा रहे हैं। 4-4 साल बच्चों को इसमें फुल डे मेहनत करवाई जा रही है और जेई के एग्जाम निकाले जा रहे हैं। लेकिन और इसी वजह से देखो, इसी वजह से तो हमारी कट ऑफ कम है। द थिंग इज, सीट्स उतनी रहनी है, लेकिन अगर पूरा देश थिंकर बनेगा और थिंकर कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेता है तो उसको आईआईटी की नीड भी नहीं पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ 80 नंबर लाने पे आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, वहां पर भी आप 80 नंबर लाके आईआईटी में चले जाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यही काम अगर 250 नंबर पे होना स्टार्ट हो जाए तो हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बिल्कुल भी लोगों को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरकारें जॉब्स क्रिएट करे, क्योंकि हमारा जो देश का जो ये न्यू जनरेशन होगा ना, जो थिंकर है, उसको जॉब की नीड नहीं होगी। वो अपने लिए काम करना स्टार्ट करेगा और 10 लोगों को जॉब और देगा जो जिनको उसकी नीड है, ठीक है। और इस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारी कंट्री इस लायक बनेगी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो एक्चुअली में एक इंसान के पर्सनल बजट में नहीं आते हैं, उन चीजों को भी स्पॉन्सर कर पाएगी और हमारा देश पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स नॉट अबाउट एन एग्जाम। आईआईटी में जाना है अपने सपने को पूरा करने के लिए, और वो सपना क्या है, इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। इसलिए नहीं कि आईआईटी में सब जाना चाहते हैं इसलिए मैं जाना चाहता हूं। आईआईटी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि मेरे पास ऑप्शन के फॉर्म में सिर्फ आईआईटी ही बचे। तो यहां पर हम इस मेंटालिटी को ध्यान में रखेंगे जब भी हम किताबें खोलें, पढ़ाई करें, क्वेश्चंस करें। हम शुरुआत से ही रेस में दौड़ना स्टार्ट कर देते नहीं। राइट नाउ व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज, आपका पहला काम है ज्ञान प्राप्त करना। जब ज्ञान होगा ना आपके पास, यकीन मानो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आपको साइकिल चलानी आती है ना, बहुत अच्छे से साइकिल चलानी आती है, आप ट्रैफिक में भी स्पीड में साइकिल कट करके निकाल लेते हो, जिगजैग करके निकाल लेते हो। क्यों? बिकॉज यू आर मास्टर इन साइकिलिंग। दिस इज द फिलॉसफी, यही हमको करना है। और शुरुआत में जब साइकिल चलाना सीख रहे हो तो तब तो खाली रोड पे भी डर लग रहा होता है कि यार इधर गिरेंगे इधर गिरेंगे। दिस इज द थिंग, सब लोग रेस में दौड़ रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाने पे फोकस नहीं है, लोगों का फोकस रेस पे है। गिर जाओ पड़ जाओ, लेकिन दौड़ाना है बस हमें। नहीं, पहले सीखो, पहले ज्ञान प्राप्त करो, और यकीन मानो 100-150 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है आपका सिलेबस, पूरा 11th-12th मिला के बोल रहा हूं। अगर राइट वे पे जाओगे तो सही मेंटालिटी के साथ हर क्वेश्चन के से ज्ञान प्राप्त करो। जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करना ही आपका एकमात्र धर्म है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जब आपके पास ज्ञान है, आईआईटी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और एक और बात बताऊं आपको, अगर आप ज्ञानी हो, मान लो हमारे देश में 7-8 हजार सिलेक्शन होते हैं, चलो मोटा मोटा 10,000 मान लेते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ज्ञानियों की संख्या 1 लाख होगी ना, तो एक दिन, ठीक है, 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, जब ज्ञानियों की संख्या कि भाई ये 3 लाख बच्चे 250 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं आईआईटी के पेपर में, ठीक है। लेकिन आईआईटी बेचारा मजबूर है, वो 10,000 कर रहा है, तो गवर्नमेंट्स पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा। उनको हर इंस्टीट्यूट को, जो नॉन आईआईटी इंस्टीट्यूट है ना, उनको बोलना पड़ेगा, भाई ज्ञानी बच्चे आ रहे हैं आपके पास, ये कैसे लैब सेटअप बना रखे हैं आपने, क्या थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो। अपने आप देश का एनवायरमेंट चेंज होगा और हम लोग आज से इसकी शुरुआत करेंगे। यकीन मानो आज से 10 साल बाद हर कॉलेज आईआईटी के लेवल का बना सकते हैं, अगर हमारा पूरे देश के बच्चे सही ज्ञान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो। हमें इस चीज पर फोकस करना है। हाँ, हो सकता है हमें ना मिले वो कॉलेज, मान लो मैं ज्ञानी हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को आईआईटी नहीं मिली, लेकिन स्टिल मैं उस मिशन का पार्ट बनूंगा जिससे मैं आज के 10 साल बाद हमारे देश में हर छोटे से छोटे कॉलेज को आईआईटी का लेवल अचीव करता हुआ देख सकेगा। और क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मुझे आईआईटी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये भी सत्य है। यहां रिलेशन जो है ना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगता है, लेकिन ये सत्य है। यहां पर मैंने उस केस में ज्ञानी की बात करी है जब बहुत ज्यादा लोग ज्ञानी बन गए हैं। शुरुआत तो अभी कम लोगों से ही हो रही है, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे और ये पीयर प्रेशर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को इतना स्वस्थ कर देगा, इतना हेल्दी कर देगा कि टीचर्स को डर लगना स्टार्ट होगा और टीचर्स भी पढ़ेंगे, आपको ज्ञान देंगे। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं अपने देश में, और वो ये है कि हम साइंस की असली मेंटालिटी की तरफ बढ़े, मैथमेटिक्स और साइंस को सब्जेक्ट ना माने, अपनी लाइफ का एक पार्ट माने। और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके साथ हम लोग साइंस की भी न्यू साइंस पॉलिसी, न्यू मैथमेटिक्स पॉलिसी की तरफ आगे बढ़े। और वो पॉलिसी मात्र ये है कि इनको राइट वे में पढ़ना शुरू कर दिया जाए, इनको सब्जेक्ट्स ना बनाया जाए, इनके लिए
इनके लिए ऑब्जर्वेशन ही एकमात्र तरीका है इनको करने का। इनके लिए मतलब साइंस के लिए ऑब्जर्वेशन ही राइट वे है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन ही राइट वे है, मैथमेटिकली बात करना ही राइट वे है। ये राइट वे हर जगह तक कम्युनिकेट हो जाए, उसके बाद देखो हमारे स्कूल्स में, ठीक है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या हमारे गली मोहल्लों में जो भी होगा ना, जब वो सही ज्ञान से आगे बढ़ेगा, इस दुनिया को सही नजरिए से देखना स्टार्ट करेगा। हमें तो सिर्फ भीड़ चाहिए जो ज्ञानी हो, और कुछ नहीं। ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन उस भीड़ की कमी है। हमारे देश में ज्ञानी हैं लेकिन मात्रा कम है, वो मात्रा हमें बढ़ानी है, क्योंकि हमें अपने देश के लिए काम करना है, देश के लिए अपने देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि देश स्ट्रांग होगा तो पूरी दुनिया में हमारा भारत डोमिनेट करेगा, और जब वो डोमिनेट करेगा वो वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि यही एकमात्र देशभक्ति हम एज अ स्टूडेंट अपने देश को दे सकते हैं। देशभक्ति के लिए सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से काम किया जा सकता है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम देश के लिए अगर होगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नॉलेज लेके अपने देश को हेल्प करेंगे, उसको इनोवेशंस देके हेल्प करेंगे, उसको ऐसी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज बना कर देंगे कि दुनिया हमारे आगे घुटनों पे बैठ कर कहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें दे दो, और हम कहेंगे एक मिनट रुको, सेकंड हैंड हो जाने दो इसे, हम इसे बड़ी बना लेते हैं, फिर आपको ये बेच देंगे। ठीक है, चलो बातें लंबी हो गई हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट करेंगे और देखना, और फटाफट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्ट स्किप करने वाला हूं। हम सारी चीजों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद हम यहां पर क्वेश्चंस को परिस्थिति की तरह लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि है 2013 से। ठीक है, तो रबी कर देता हूं इसे, इसकी क्या जरूरत है अभी। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, प्लीज उसको रीड करना। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप, वेयर आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड, जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल। इफ जी की वैल्यू आपको यहां स्पेसिफाई कर दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेजेक्टरी पूछ लिया। अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात करूं तो जहां तक मुझे याद है हमारे एनसीईआरटी वगैरह में ट्रेजेक्टरी के ऊपर कोई इक्वेशन नहीं है। हाँ, इसके ऊपर एक तड़कता भड़कता फॉर्मूला हमको रेफरेंस बुक्स में मिल जाता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला याद करके अगर हम ये क्वेश्चन करने आते हैं, ठीक है, तो हम सदैव कंफ्यूजन एंड डाउट में रहते हैं। लेकिन हमको इस क्वेश्चन से जो सीख लेनी है वो ये है कि भाई यहां पर चलो, मान लो मैंने ट्रेजेक्टरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ट्रेजेक्टरी, और यहां पर अपने आप से पूछूंगा भाई ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। दैट्स इट। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब जो होता है, उस मतलब को अब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी तरह कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, मान लो कोई नहीं है आपके पास, देखो हम अपने टीचर्स को ही ढूंढते हैं, मान लो मेरे मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वक्त मैं सही चीज का इस्तेमाल करूंगा, गूगल को। भाई आपकी ट्रेजेक्टरी का मीनिंग क्या है, दैट्स इट। तो यहां पे ट्रेजेक्टरी का मीनिंग हमें पता चलेगा, जो बाय डेफिनेशन आएगा कि जो पाथ ये ट्रेवल कर रहा है उसको जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस पर्टिकुलर एक्स पर जब कोई आप कोई एक्स कोऑर्डिनेट चूज करोगे तो उस वक्त y कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब आप ये वाला x चूज करोगे तो उस वक्त आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बेसिकली y और x के बीच में मुझे रिलेशन बताना है कि भाई x की वैल्यू आप इनपुट करो उस फंक्शन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर, आपको उसे आउटपुट में उसकी हाइट के बारे में पता चल जाए, तो ये होती है ट्रेजेक्टरी। अच्छा, ट्रेजेक्टरी का ये मतलब होता है, चलो मुझे समझ आ गया। अब मैं यहां पर ये सोचूंगा अगली चीज कि देखो अभी एक तरफ तो मैं ये सोचता बस ये क्वेश्चन करना है, अरे ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला देख लेता हूं, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्वेश्चन हो जाता है, ओहो आ गया आंसर। यहां पे लर्निंग नहीं हुई हमारी, यहां पर बस हम आंसर तक पहुंचे। यही है वो पहली मेंटालिटी जिसको मैं आपको ना करने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा तरीका, मैं ट्रेजेक्टरी को समझ रहा हूं, ट्रेजेक्टरी के मीनिंग को समझा मैंने कि एक्स एंड वाई एक्सिस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो अब मेरा अगला टास्क ये है, अभी मुझे रेस में नहीं दौड़ना है, अभी मुझे ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए थिंकर बनना है, सोचना है। तो मैं यहां पर अपना जो नॉलेज मेरे पास है, यानी कि जो मैथमेटिकल भाषा मेरे पास है, उसके जरिए अब मैं इसे कम्युनिकेट करता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से आपको थ्रो किया गया होगा बॉल को, ठीक है, जिसमें एक्स में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, वाई में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा, ठीक है। और जो मैं जानता हूं प्रोजेक्टाइल से वो ये कि यार एक्स में तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने वाले हो, वाई में आप ग्रेविटी के अंडर एक्सीलरेट करने वाले हो, ऊपर जाओगे तो डी एक्सीलरेट, नीचे आओगे तो एक्सीलरेट करोगे। तो अब कौन सी चीज आपको कनेक्ट कर सकती है, वो है टाइम। ठीक है, कि भाई एक टाइम जब आप इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, मान लो इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो इस कोऑर्डिनेट पर जब आप हो तो आप एक्स में भी एक पोजीशन पर हो, वाई में भी एक पोजीशन पर हो, और यहां पर आप स्पीड के साथ और टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये आप अपने आप से बोल रहे हो, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आप अपने आप से बोल रहे हो कि हाँ यार टाइम के साथ अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ टाइम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। और चाहे वो एक्सीलरेटेड मोशन हो, वन डायमेंशनल एक्सीलरेशन वाले मोशन में मैं पोजीशन को और टाइम के बीच का रिलेशन ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं, तो क्यों ना मैं टाइम के जरिए इनको कनेक्ट करूं। तो भाई यहां पर मैंने कहा कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स से वो एक्स कॉमा वाई है,
ठीक है। तो यहां पर जब मैं पहुंचा इस पे, ये डॉट बनाना था बट ये बिंदी जैसा बन गया है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में लेट से मुझे टी टाइम लगा, ठीक है। तो टी टाइम में मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, क्योंकि ये बात मैं अब जानता हूं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो एक्स में मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा बराबर होगा यू कॉस थीटा, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टेकन। ओ वाओ, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट की तरफ। अब वाई कोऑर्डिनेट में मेरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट में मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं, तो ऊपर की डायरेक्शन मेरी प्लस है, ये वाली वेलोसिटी ऊपर प्लस है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है इसलिए वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है इसलिए वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर देखो डी एक्सीलरेट करोगे आप, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। और बचा क्या, टाइम। तो यहां से मैं देखता हूं कि यार वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ मेरा इस तरह रिलेट होगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं। और यहां पर y s की जगह भाई देखो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तक मेरा, जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, y। u sin थीटा मल्टीप्लाई t प्लस में, सॉरी यहां तो प्लस नहीं होगा, यहां माइनस होगा क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव है, तो यहां माइनस जी टी स्क्वायर, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब मैं x और y के अंदर रिलेशन ढूंढना चाहता हूं, एक्स और वाई के अंदर रिलेशन ढूंढना चाहता हूं। तो मैंने कहा अपने आप से, छठी सातवीं आठवीं में क्या सीखा है मैंने, सिंप्लीफिकेशन करना सीखा है। तो भाई यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है, तो यहां से टी का एक्स के साथ रिलेशन है, यहां पर टी का वाई के साथ रिलेशन है, तो टी निकालता हूं यहां से, यहां पुट कर देता हूं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और क्योंकि एक्स वाई में रिलेशन आ गया तो वही बन जाएगी मेरी ट्रेजेक्ट्री। यस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई व्हाट इज t, t यहां पर क्या है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। तो यहां पे मैंने लिखा एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी क्या है, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो u से u कैंसिल करते हैं, साइन बाई कॉस आपका टैन, टैन हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा मेरा y और x का रिलेशन, y और x का रिलेशन। और अब पता है सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम मैथमेटिक्स में भी जब ये ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ग्राफ आपका ऐसे इन्वर्टेड यू शेप में बनता है, बट अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ उल्टा ऐसे इस तरह का यू शेप बनाता। तो ये भी आप ऐसे भी चीजों को और आगे चल के कनेक्ट करोगे। अब हम क्या करते हैं, हम भाई ये वाला तड़कता भड़कता सा फॉर्मूला दिखने वाला इसको याद करते हैं और फिर क्वेश्चंस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला मुझे याद होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन जब हम फॉर्मूलाज याद करते हैं तो प्रॉब्लम पता क्या आती है, कितने याद कर लोगे भाई, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी हर चैप्टर में 50-50 फॉर्मूलाज आएंगे, कितने याद कर लोगे। इस तक पहुंचने के लिए मुझे नहीं याद था ये फॉर्मूला, मुझे सिर्फ नेचर से बात करना आता है, फॉर्मूला खुद नेचर ने दे दिया, तो याद करके अपने दिमाग को स्ट्रेस देने से अच्छा है नेचर से बात करना स्टार्ट करो। और हाँ, जब आप किसी भी चीज को, ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 10 बार लिखोगे, वो खुद ब खुद आपको आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। 3 टाइप की मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, भाई रास्ते में से कोई इंसान गुजर गया, उसके चेहरे का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चेहरा भी हमें याद नहीं होगा, वो फटाफट वाइप आउट हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हम याद करना चाहते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी होती है आपकी प्रैक्टिस मेमोरी, वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो ये फॉर्मूले को जब आप 10 इसी टाइप के 10 क्वेश्चन करोगे तो आप 10 बार जब इसको निकालोगे वो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में आ जाएगा। जैसे कि 10th में आप याद करते थे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को, यार पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इस तरह करके आपको याद कराते थे, ओहो बड़ा मजा आता था, ठीक है। लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग साइन थीटा को जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी जगह नहीं बोलूंगा, अब आप खुद सोचो आज के टाइम पर आप क्या ऐसे करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, नहीं, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में आ गया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो साइन थीटा खुद निकल जाता है पी बाई एच, कॉस थीटा खुद अपने मुंह से निकल जाता है बी बाई एच, टैन थीटा खुद निकल जाता है पी बाई बी। तो इसी तरीके से ये सब भी आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आप 10-12 क्वेश्चन करोगे सिमिलर टाइप के, हर परिस्थिति के लिए आप 10-12 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और भाई नहीं भी याद हुआ तो भी यार मात्र 30 सेकंड के अंदर ढूंढा जा सकता है। अगर मेरे बोलने वाले पार्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो सिर्फ इतना सा लिखने में मुझे 30 सेकंड लगेंगे। ना भी याद है नो प्रॉब्लम, याद है तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। हर केस में मेरी विन विन सिचुएशन है। तो यानी कि यहां पर मुझे बात करने की ही प्रैक्टिस करनी है नेचर से मैथमेटिकली, ठीक है। तो देखो ये आ गया मेरे पास y और x के बीच में रिलेशन। और अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें u cos थीटा, देखो अब क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि भाई आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज i कैप प्लस 2 j कैप। इसका क्या मतलब हुआ,
एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि u cos थीटा की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है एंड u sin थीटा की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है। द गेम इज ओवर। y की जगह मैं लिखूंगा y की जगह नहीं, y तो y है, x कि x रहेगा tan थीटा। अब भाई यहां पर देखो सीधी सी बात, मुझे थीटा नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है ना u cos थीटा u sin थीटा आपके पास कितना है 1/2, दोनों को डिवाइड करता हूं तो u sin थीटा को u cos थीटा से डिवाइड किया जाएगा, u से u कटेगा, u sin थीटा किसके बराबर था 2 के बराबर और cos थीटा बराबर था 1 के, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई सिंपली 2। नेचर जवाब दे रहा है, हम थोड़ी ढुक कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहां पर 2 और यहां पर माइनस जी। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, तो मैंने यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यू कॉस थीटा 1 है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा, तो यहां पर 1 आ गया और इसको जब मैं कट करूंगा तो ये -5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर एंड सी। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो भाई ऑप्शन में यहां पर 2x माइनस 5x स्क्वायर, बी इज द ऑप्शन। और 18th का मैं आंसर देखूं, यहां पर 18th का आंसर है बी। मिल गया। कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन था, एक चीज फॉर्मूला याद किया, क्वेश्चन किया, आंसर आ गया, लेकिन जब बात करी पूर्ण ज्ञान हासिल किया हमने, इससे पूर्ण ज्ञान हासिल किया और अब हम चाहें तो इससे और भी ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और भी ज्यादा ज्ञान, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे हम लोग आगे चल के, ठीक है, 11th के बच्चों के लिए आप इस क्वेश्चन को अपने एक किसी नोटबुक में लिख लो कि एक बार और रिविजिट करूंगा जब मैं कैलकुलस के लेक्चर्स आपको, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीजें आपको मैं दिखा दूंगा, उसके बाद आप इसको वापस से रिविजिट करना। लेकिन अगर आप 12th के बच्चे हो या फिर ड्रॉपर हो तो आप इस चीज को आसानी से समझ जाओगे, लेकिन 11th में अगर आप हो अभी तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि आप इस लेक्चर का नाम मतलब नोट कर लेना, इस लेक्चर पे आके एक बार रिविजिट करना, तो हम एक्स्ट्रा ज्ञान यहां से हासिल करते हैं कि भाई मेरे को ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मिल गई है, ट्रेजेक्टरी y और x के बीच में रिलेशन है, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x है मेरे पास, तो मैक्सिमम हाइट पर चलता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम हाइट निकालता हूं मैं, ठीक है, क्या निकालता हूं मैक्सिमम हाइट। तो उस टाइम पर मेरी जो टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है, 11th के बच्चे टेंशन मत लेना अगर टेंजेंट, क्योंकि मैंने अभी टेंजेंट लाइन आप लोगों को बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैं कैलकुलस में आपको बताऊंगा। तो जो ये टेंजेंट लाइन है आपकी, 12th के बच्चे समझ जाएंगे, ड्रॉपर समझ जाएंगे, बट 11th वाले बच्चों बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद तो आप ही का कंटेंट आने वाला है, लेकिन यू शुड रिविजिट अगेन, ठीक है। मेरा यहां पे मेन मोटो क्या है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब देखो, अब मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x आया है और मैं मैथमेटिक्स में पढ़ता हूं रिलेशन एंड फंक्शन। क्यों पढ़ता हूं? ताकि आगे चल के डिफरेंशिएशन वाले पार्ट के अंदर मैं मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकूं उन फंक्शंस का, और ये फंक्शंस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप असल दुनिया में करते हो ना, इसी इमेजिनरी दुनिया में थोड़ी होता है ये। तो रिलेशन फंक्शन आपकी रियलिटी के लिए है, मैक्सिमम मिनिमम आपकी रियलिटी के लिए है, और मैक्सिमम हाइट पे आप देखोगे तो आपकी जो टेंजेंट लाइन होगी, और हाँ, अगर आप 12th में भी हो, ड्रॉपर भी हो, स्टिल एक बार मैक्सिमम मिनिमा के बाद एक बार इस क्वेश्चन को रिविजिट जरूर करना, क्योंकि हम हर क्वेश्चन से ज्यादा ज्ञान ले सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं dy बाई dx निकालूं, ठीक है, अब ये 11th के बच्चे तो समझ सकते हैं, ठीक है भाई, डेरिवेटिव तो हमने सीख ही लिया है, तो 2x का डेरिवेटिव होगा 2 माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 10x, ठीक है, 10x होगा मेरे पास डेरिवेटिव। और अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमा पर डेरिवेटिव की वैल्यू वो होनी चाहिए 0, क्योंकि टेंजेंट लाइन आपके x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको 0 के बराबर पुट किया तो यहां पर आया x की वैल्यू आई मेरे पास 2/10, यानी कि 1/5 मीटर्स, 1/5 मीटर्स। तो यहां पर जब x का कोऑर्डिनेट आपका 1/5 होगा, जब x का कोऑर्डिनेट आपका 1/5 होगा, उस टाइम पर आपके पास मैक्सिमम हाइट होगी। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसकी रेंज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, देखो मैक्सिमम हाइट पे आप हाफ जर्नी कंप्लीट करोगे, तो बाकी का तो हाफ जर्नी में x का कोऑर्डिनेट अगर 1/5 है तो फुल जर्नी में कितना होगा 2/5 मीटर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्टरी ही नहीं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या पता आपको ये ऐसे कर दे कि भाई ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे, बोले मैक्सिमम हाइट बताओ, तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमा, हम जानते हैं रिलेशन फंक्शन क्या होता है। बस चीज क्या है, रिलेशन फंक्शन अलग जगह पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमा अलग जगह पढ़ते हैं, हमें सारे चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है, हमें चीजों को समझना है, ढूंढना है और उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, और यही है साइंस पढ़ने का बेस्ट वे, ठीक है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं नेचर से ज्ञान हासिल करने के लिए, ताकि एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंच सके जहां पर हम ऐसी चीजें क्रिएट कर सके जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी एन ट्रू इंजीनियर, नॉट अ डिग्री होल्डर। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो अभी मैंने करके दिखाया इसमें देखो टाइम ज्यादा लगा लेकिन लर्निंग मिलेगी, और आपको अभी टाइम देना है। आज टाइम दोगे ना तो पेपर में टाइम नहीं लगेगा आपको, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन में अगर 15-15 मिनट लग जाएंगे तो क्या फायदा। आज टाइम दो, आज सोचो, ताकि पेपर में सोचना ना पड़े। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2013 से उठाया था, इजी क्वेश्चन। ठीक है, मेरे इतने सारी बातों को अगर हटा दिया जाए तो 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब चलो यहां पर चलते हैं 19 क्वेश्चन। अब देखो मैंने कहा था ना वो आपको थिंकर के हिसाब से क्वेश्चन देंगे, तो रीड करो आप, आपको मिलेगा फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, पहले परिस्थितियों को बनाते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, तो भाई कितना सिंपल, एक परिस्थिति को देखो। ठीक है, ये रही एक बिल्डिंग, ठीक है, ये रहा बिल्डिंग, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट दे दी है h। ठीक है, हाइट आपकी h दी हुई है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, तो यहां पर एक पार्टिकल है जिसको u स्पीड से वर्टिकली ऊपर फेंका गया है। ठीक है, कॉर्नर से फेंका गया है यहां से, ताकि वो वापस बिल्डिंग पर ना आए, और ऑब्वियसली इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी होगी। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो हमारे पास है ही, हम सबके पास है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि यहां से जब वो चला और यहां जब पहुंच गया वो वाला टाइम, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की यहां बात हो रही है। तो बस मैंने अपना डेटा लिखा, इज एन टाइम्स दैट द टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पाथ, यानी कि यहां से जब फेंका गया तो जो जितना टाइम इसने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगाया, ठीक है, उसके n टाइम्स के बराबर है। यानी कि ये वाला जो टाइम है, मान लो t है, तो n टाइम्स स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो लो, परिस्थिति में ही आंसर छुपा हुआ है। अब आपको बताना है रिलेशन बिटवीन n u एंड h, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, चलो तो भाई टाइम का खेल है, तो टाइम से खेलते हैं। यहां पर टाइम से बात करते हैं, तो भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट पे ऊपर जाने की वेलोसिटी 0 होगी, तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, ग्रेविटी नेगेटिव, टाइम स्मॉल t मैंने लिख दिया, तो ये रहा t, तो t इज इक्वल टू u अपॉन में g। चलो यहां पर मैं डालता हूं n टाइम्स u अपॉन में g इज इक्वल टू, अब चाहिए मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई यहां तक जाने का तो टाइम पता चल ही गया है। ठीक है, अब मुझे पूरा नीचे आने तक का टाइम चाहिए, और इस टाइम को ऐड करूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो भाई यहां तक का टाइम है कितना आपके पास, यहां तक का टाइम है आपके पास, ये रहा u बाई जी। अब यहां की हाइट निकाल लेता हूं भाई, ये वाली हाइट निकाल लेता हूं, लेट से इसको मैं स्मॉल h रखता हूं। तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 है, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as का। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u ही है, तो u स्क्वायर माइनस 2g स्मॉल h, तो स्मॉल h आ गया u स्क्वायर अपॉन में 2g के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई ये वाली हाइट, ये h आपको गिवन है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस स्मॉल h। यस, ठीक है, तो h प्लस स्मॉल h को हम लिखते हैं, तो यहां पर h को मैं ऐड कर देता हूं, प्लस h यहां पर ऐड कर देता हूं, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, अब यहां से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो सिंपली हम कई बार ढूंढ चुके हैं, √2 मल्टीप्लाई हाइट अपॉन में ग्रेविटी। दोबारा ढूंढ लेते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट विल बी योर हाइट। ठीक है, ये आपकी हाइट के बराबर होगा, तो 2 इंटू हाइट अपॉन में ये आपका g के बराबर होगा का अंडर रूट इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, इतना टाइम लेगा वो नीचे आने में, तो भाई यहां पर हम लिख देते हैं टोटल टाइम हो जाएगा, यहां पर मतलब टाइम, सॉरी, यहां से नीचे आने तक का जो टाइम होगा 2 इंटू, ठीक है, h प्लस h क्या है, टोटल हाइट है, जो कि किसके बराबर है, कैपिटल H प्लस u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, होल अपॉन में g का अंडर रूट इज इक्वल टू टी डैश लिख दिया, यहां से यहां तक के आने के टाइम को टी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब भाई यहां पर 2h को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2h प्लस यू स्क्वायर बाई जी। अब इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एच जी हो जाएगा, होल अपॉन में जी है, तो ये जी ऊपर जाएगा, तो यहां पर रब करके सिंपली जी स्क्वायर, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन का काम, का अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया टी डैश, ये आ गया मेरे पास टी डैश। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूं तो वो बराबर है पहले टी टाइम यू अपॉन जी के, प्लस टी डैश टाइम जो कि है 2hg प्लस यू स्क्वायर होल अपॉन में जी स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर का अंडर रूट।
ठीक है। तो भाई जी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो इस अंडर रूट को ऊपर ही कर देते हैं और यहां से जी को हटा दे, मतलब स्क्वायर को हटा देते हैं, माफ करना, स्क्वायर को हटा देते हैं। जी सब में कॉमन आ गया, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, छठी सातवीं आठवीं वाला काम, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा कि भाई यहां अंडर रूट है, यहां पर एन यू है, तो इस यू को यहां ले आता हूं, एन यू माइनस यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2hg प्लस यू स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यू को कॉमन लेता हूं, n माइनस वन मल्टीप्लाई यू अंडर रूट 2hg प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। जगह चाहिए थोड़ी सी। अब अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या सीखा है आज तक, या क्या करते आए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, n माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2hg प्लस में यू स्क्वायर। अब यहां भी यू स्क्वायर है, चलो भाई यहां ले आते हैं, n माइनस वन का होल स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg। बचा कुचा काम, यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो वन को मैं वन स्क्वायर लिख देता हूं इज इक्वल टू 2hg, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो यू स्क्वायर n माइनस वन ए प्लस बी लिखूंगा मैं पहले, तो यहां प्लस वन मल्टीप्लाई ए माइनस बी लिखूंगा, ये रहा ब्रैकेट इज इक्वल टू 2hg। तो यू स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो मल्टीप्लाई एन आ गया यहां पर, और ये हो गया n माइनस टू मल्टीप्लाई n माइनस टू इज इक्वल टू 2hg। अब देखते हैं भाई क्या ऐसा रिलेशन है मेरे पास आंसर ऑप्शंस के अंदर। तो यहां पर यस, सी ऑप्शन जो है वो है 2hg इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर n माइनस टू। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी आंसर है। बात करी, जवाब खुद मिल गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ही तो था इसके अंदर भाई, कम्युनिकेट किया परिस्थिति से, यहां तक जाने का टाइम n टाइम्स है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के, तो यहां तक का टाइम निकाला, फिर यहां तक का टाइम निकाला, ये प्लस ये टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके बाद ये वाले टाइम को n से मल्टीप्लाई किया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रखा जो क्वेश्चन में था। रेस्ट इज सिंप्लीफिकेशन। दिस इज द लेवल ऑफ जे क्वेश्चंस, दे ओनली वांट यू टू थिंक, और कुछ नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप सोचो, और कुछ नहीं चाहते वो। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। अब देखो यहां पर अगेन एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब देखो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये 2015 के मेंस का क्वेश्चन है। टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर high with the initial speed of 10 meter and 40 meter respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of second stone with respect to the first? ठीक है, with respect to the first, assume stone do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance. Take g is equal to 10 meter per second square। और आपको देखो ऑप्शन में 4 ग्राफ दिए हुए हैं। तो पहला काम, पहले आप ग्राफ को देखो, ग्राफ के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, y2 माइनस y1 का रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, किसके साथ, टाइम के साथ, जिसमें आपको कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगेन फॉर्मूले के रास्ते जाएंगे तो बड़ा पछताएंगे, लेकिन हम तो परिस्थिति से बात करेंगे और फिर देखेंगे। तो भाई एक बिल्डिंग है 240 मीटर हाइट, ठीक है, इसकी हाइट जो है दैट इज 240 मीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके लिए मैं क्या चूज करूंगा, सबसे पहले एक ऑब्जर्वर पॉइंट। तो ऑब्जर्वर खड़ा है बिल्डिंग के एकदम नीचे, यानी कि मैंने ऑब्जर्वर के हिसाब से बना लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मेजरमेंट के लिए तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया से बात करनी है तो उसे नंबर से नवाजना पड़ेगा, तो हमने उसको नंबर से नवाज दिया, कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए। तो अब यहां पर जो बॉल्स हैं दोनों, ठीक है, बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2, एक को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से और एक को फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियसली परिस्थिति से बात करते हैं, भाई होगा क्या, 40 वाला तो ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और तेज आगे बढ़ेगा, और फिर एक हाइट पे जाने के बाद घूमकर नीचे आएगा। लेकिन जो ये 10 वाला है, ये भी पहले ऊपर जाएगा फिर घूमकर नीचे, लेकिन हाइट उसकी कम होगी, फिर घूमकर नीचे आएगा। जब 10 वाला रुक जाएगा उस वक्त भी 40 वाला क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। और 10 वाला जो है, क्योंकि उसने पहले मुड़ गया है, तो वो यहां पर नीचे पहले नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। और इस हिसाब से अगर मैं इस परिस्थिति को सही से आकलन कर पाऊं तो दोनों का ग्राउंड को हिट करने का टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। अब हो सकता है सेम भी हो, तो अब मेरे पास डाउट है तो क्या करें, मैथमेटिक्स के जरिए बात करते हैं। इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, इसको टाइम कितना लगेगा ऊपर से लेकर नीचे तक आने में। तो यहां पर सिंपली हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया ही है, ठीक है, और उसके जरिए हम T1 और T2 निकालते हैं। T1 किसका, जो 10 की स्पीड से जा रहा है, और T2 किसका, जो 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो भाई यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें y जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बट कई जगह आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह देखोगे कि आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट लगा दो यहां पर,
ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं वैसा काम नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिक जो मेरे को आता है, मैं मतलब जिस तरह से हमें अभी शुरुआती दिनों में करना चाहिए उसी तरीके से धीरे धीरे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सारी चीजें पढ़ लेंगे मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आप इसके अंदर डायरेक्टली -240 डाल के डायरेक्टली टाइम को निकाल सकते हो। मैं कोई भी चीज आपके लिए स्किप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैंने वो चीज आपको नहीं बताई है, जैसे मैं सीक्वेंस में आ रहा हूं इसलिए मैं उस चीज का यूज अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन हर चीज जब मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको रिविजिट करवाऊंगा मैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां पे भी आपको पैराबोलिक इक्वेशंस मिलती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होगा, यहां पर भी आपको देखो 2-3 क्वेश्चन पहले आपको x की पावर 2 ही मिला था। ये जो वैल्यू है इसमें t की पावर 2 है, तो ये भी आपको क्वाड्रेटिक में मिलेगा। तो वहां सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। हम रेस में नहीं है, हम ज्ञान के लिए अपने आप को संयम के साथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं भाई, सिंपली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इन फॉर्मूलाज की रेस में हम जल्दी करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और वहीं पर हमारा मार्क्स जहां 4 नंबर आने चाहिए वहां -1 मिल जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 5 नंबर का हम लॉस कर बैठते हैं। इसलिए गो सिंपल। तो भाई यहां पर 10 वेलोसिटी है, टॉप हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, माइनस आपका ये कितना है, ग्रेविटी कितना बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, 10 बोला गया है t, तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकंड। 1 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा। अब वही दूसरी वाली जो बॉल है उसको देखे हम लोग, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी भी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी 0, बट इनिशियल वेलोसिटी 40 है, ग्रेविटी आपका 10 है, टी आपका 4 सेकंड है। तो सिंपली 10 मीटर पर सेकंड वाला तो 1 सेकंड में ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा और नीचे आना शुरू कर देगा उसके बाद, बट ये 4 सेकंड तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो भाई 4 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा, 1 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा। अब यहां तक पहुंचने में इसने कितनी हाइट अचीव करी होगी, इसने कितनी हाइट अचीव करी होगी, तो वो जो हाइट की वैल्यू है, लेट से वो h है आपके पास, तो भाई फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, -2 × 10 मल्टीप्लाई s की जगह मैं h लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 100 अपॉन में 2 × 10, इसको कट करूंगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर, तो हाइट हो गई मेरे पास 5 मीटर। तो ये है 5 मीटर, ये है 240 मीटर, तो इसको कितना ट्रेवल करना है, 245 मीटर का अंडर रूट, सॉरी माफ करना, 245 मीटर इसको ट्रेवल करना है नीचे आने के लिए। तो अंडर रूट 2 × 245 डिवाइड बाई जी, 2h/g इतना टाइम लेगा वो यहां से यहां आने में। ठीक है, तो यहां पर ये करता हूं मैं 5 4 20 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 किस पे आता है, आपके 9 पे आता है, 49 अंडर रूट ऑफ 49 इज 7 सेकेंड्स। तो इसको यहां से यहां आने में 7 सेकेंड्स लगेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट इसका कितना हो गया, सिंपली 8 सेकेंड्स का हो गया। 8 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वाली जो बॉल है वो जमीन पे आके रेस्ट करेगी। ठीक है, वही जो आपकी ये 40 की स्पीड से जा रही है, ये पहले 4 सेकेंड लेगी मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, तो उसकी हाइट निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। ठीक है, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10, तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 2 × 10, एक जीरो काटेंगे यहां पर 80, 80 मीटर की हाइट वो अचीव करेगा। ठीक है, सही लिखा है ना, 1600, हाँ ठीक है, 2 × 10, एक जीरो गया, 80 मीटर की वो हाइट अचीव करेगा। तो 240 + 80 कितना हो जाएगा आपके पास, 240 + 80 ये हो गया आपके पास 320। तो अब अंडर रूट 2 × 320 डिवाइडेड बाई 10, इसको काटा तो ये बन गया 64। 64 क्या होता है आपका, 64 होता है आपके पास 64 का अंडर रूट होता है आपके पास 8, तो ये 8 सेकंड लगाएगा नीचे आने में। तो 4 सेकंड ऊपर, 8 सेकंड नीचे, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 12 सेकंड। लो भाई काम खत्म। ठीक है, 12 सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन से वापस से परिस्थिति को अनुसार हम बात करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो 8 सेकंड तक ये दोनों बॉल्स हवा में होंगी, पहले 8 सेकंड तक। ठीक है, लेकिन 8 सेकंड के बाद एक बॉल रेस्ट में होगी, दूसरी बॉल आपका नीचे आ रही होगी। तो अगर मैं इन दोनों बॉल्स को देखूं तो ये सेम एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस में जा रही हैं। दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, देखो है तो वो नीचे की तरफ ही जी की वैल्यू, अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, लेट्स से बहुत ही सिंपल से शब्दों में बात करते हैं, अगर दो कार्स की वेलोसिटी सेम है तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी, उनके बीच का जो डिस्टेंस गैप है वो कभी चेंज होगा, नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई गाड़ी नेक्स्ट लेवल पर, यहां पर हमारे पास अपने आप एक ऑप्शन आ गया है कि हम स्टडी करें कि अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन सेम होता है तो क्या गाड़ियों की वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो इट मींस कि मैंने क्या कहा था, हमें क्वेश्चन से सीखना है, हमें क्वेश्चन से सीखना है। तो अब मुझे यहां पर यह पता है कि भाई दोनों सेम एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल कर रहे हैं पहले 8 सेकंड तक। तो अगर दो गाड़ियों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन सेम है, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो किस तरह का होता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दूंगा और यहां पर अपनी स्टडी करना स्टार्ट करूंगा कि ये कार ए है,
ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है और ये कार बी है, ठीक है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं 10 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी में मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं। अपनी परिस्थिति बनाई मैंने। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या सेम है? दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। तो अब अगर मैं कहूं कि भाई रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है। अगर ए बी को देखेगा कि भाई तुम किस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहे हो, मैं 10 से कर रहा हूं, तुम 8 से कर रहे हो, तो मेरे लिए तो तुम -2 एक्सीलरेशन से पीछे जा रहे हो, लेकिन तुम भी 10 से कर रहे हो, मैं भी 10 से कर रहा हूं, तो यानी तुम्हारा रिलेटिव एक्सीलरेशन मेरे लिए जीरो है, यानी कि तुम मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए नजर आने चाहिए। मैथमेटिकली बात करते हैं यहां पर और देखते हैं इनके बीच में जो ये वेलोसिटी आती है वो किस तरह से आती है। तो टी टाइम में ए की वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी यू ए, ठीक है, यू ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम टी, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई टाइम टी, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हम सीख चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या है मेरे पास, यू ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम टी माइनस, ठीक है, माइनस यहां पर आ जाएगा यू बी, ठीक है, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई टाइम टी, तो यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी, एंड दैट विल बी सॉरी यू ए माइनस यू बी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। टी को मैंने कॉमन ले लिया और अब देखो क्या देखने को मिला मुझे, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू दिस, और यू ए क्या है 10, यू बी क्या है 5, तो वो निकल कर आएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी बी क्या देखेगा भाई, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है मेरे से। अगर मैं अपने आप को रेस्ट में मानूं तो मुझे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। और अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो आपका जो पोजीशन होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमने देखा था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। तो रिलेटिव पोजीशन जो होगा वो हर सेकंड में 5 मीटर ही उसका चेंज होगा। तो y2 माइनस y1 आपका रिलेटिव पोजीशन है, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट ग्राफ बनाने वाला है क्वेश्चन की परिस्थिति के हिसाब से। तो इट मींस कि हमने सिर्फ ये क्वेश्चन करने पे मतलब टाइम नहीं लिया, हमने अपने टाइम को दिया एक्चुअल चीज को वेरीफाई करने के लिए, और ये है हमारी एक्चुअल लर्निंग, ठीक है। तो अब हमें ये चीज पता चली कि यार अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन आपका जीरो है तो उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, तो उनके रिलेटिव पोजीशन में जो चेंज आने वाला है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्योंकि ग्राफ्स को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज को हम नेचर से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को पढ़ाई करनी है, सिर्फ क्वेश्चन प्रायोरिटी नहीं है। क्वेश्चन में हमको एक नई चीज पता चली कि हाँ भाई अब यहां पर एक्सीलरेशन सेम है, रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, तो मैं उसके लिए एक परिस्थिति नेचर में ऑब्जर्व करूंगा और चीजों को देखूंगा। अब आपका काम क्या है भाई, एक्सीलरेशन को पलटो, एक का प्लस रखो, एक का माइनस रखो, फिर चेक करो, ठीक है, एक को एक्स में रखो, एक को वाई में रखो, 2D में चेक करो। इसी तरह आप पढ़ोगे, क्योंकि ये काम टीचर्स के लिए नहीं है, ये काम बच्चों के लिए है, क्योंकि सीखना आपको है। और यहां पर हर चीज अगर देखो, अगर हम ऐसी हैबिट बनाएंगे कि हम हर चीज को अपने हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार ढाल ढाल के देखते रहेंगे, तो आई एम रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। इफ आई एम रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, तो भाई कैसे गलती कर सकता हूं मैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अगर टारगेट करूंगा तो स्पेसिफिक सिचुएशंस ही मैंने आज तक देखी होंगी, ठीक है। लेकिन पेपर में कोई और सिचुएशन आ गई तो तब क्या करेंगे, वो वही कर पाएगा जो थिंकर होगा। तो हम अपने आप को थिंकर बनाते हैं, सिचुएशन है, यहां पे हमें मौका दिया इस क्वेश्चन ने इस चीज को ऑब्जर्व करने का, तो हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया और लर्निंग ली हमने, ठीक है। और यहां से हमको क्या ज्ञान मिला, देखो जब हम इसी क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन पढ़ते तो वहां बस ये लिखा होता, सिंस रिलेटिव एक्सीलरेशन इज जीरो दैट इज व्हाई देयर वेलोसिटी इज दे हैव कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, दस पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हम ये पढ़ते, याद करते, अच्छा अगर ऐसा होगा तो ऐसा 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 कर लेंगे, लेकिन नेचर से बात करके करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो खुद बात करो नेचर से। अब मैंने तो सेम डायरेक्शन में लिया, आप पलटो, एक्सीलरेशन बी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, फिर वेलोसिटी को माइनस में लो, एक्सीलरेशन को प्लस लो, या दोनों को माइनस में लो, उधर से दोनों को माइनस प्लस, इसी तरीके से पॉसिबिलिटीज निकाल के आप हर चीज को देखो और आपके पास एक डेटा आएगा जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे। और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो डेटा आपसे बात कर रहा होगा मैथमेटिकली, और वो बात क्या है, वो बात ही तो असली ज्ञान है जो आपको लेना है, तो वही लो आप, ठीक है। चलो, तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई y2 माइनस y1 का जो ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सीलरेशन सेम है।
अब रिलेटिव एक्सीलरेशन सेम है तो इनका जो y2 माइनस y1 का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैं एक बार और कोई स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन फ्लैश करता हूं। तो ये देखो आपके चारों ग्राफ में अगर मैं देखूं तो यहां पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन इनके बीच रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 कब तक होगा? पहले 8 सेकंड तक। पूछो क्यों? क्योंकि हमने जब नेचर से बात करी तो उसने बताया ये छोटी जो ये 10 की स्पीड से गई है ना बॉल ऊपर जो फेंकी गई है, ये 8वें सेकंड में ही आके स्टॉप हो जाएगी। तो 8 सेकंड के बाद क्या होगा? 8 सेकंड के बाद इसका रिलेटिव मोशन, मतलब इसका जो मोशन होगा 10 मीटर पर सेकंड वाली बॉल का, 0। तो यानी कि अब वो एक्सीलरेट कर रहा है। अब रिलेटिवली देखा जाए, रिलेटिवली अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बी बॉल को देखूंगा तो वो एक्सीलरेट कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, जब तक दोनों फ्लाइट में थे तब तक नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही 8वें सेकंड पर ये रुक गई, अब ये तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब 0 हो चुका है, तो अब वो अपने हिसाब से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक्सीलरेट करती हुई नीचे आएगी। क्या करेगी? नीचे आएगी। और मान लो ये 8वें सेकंड पर यहां आ गया, 8वें सेकंड पर ये वाली बॉल यहां पर है, 8वें सेकंड पर ये वाली बॉल कहां है? दूसरी वाली बॉल जो अभी 40 की स्पीड से फेंकी गई थी वो भी यहीं पहुंची है। अब ये एक्सीलरेट करती हुई नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, ठीक है। वापस से ग्राफ देखो आप, ठीक है, ग्राफ को देखोगे तो ए ग्राफ के अंदर तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन है 8 सेकंड के बाद, तो भाई रिलेटिव एक्सीलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। और सी ग्राफ को भी देख लो, सीधे सिरे से खारिज कर दो भाई, सीधा स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसे 8 सेकंड, मतलब इसके हिसाब से 8 सेकंड के बाद मोशन खत्म, तो और वो सीधा 12वें सेकंड पे है, और 8 सेकंड के बाद तो इनके बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन होना है, तो सी भी यहां अपने पास ऑप्शन नहीं है। अब बारी आती है बी और सी के अंदर, ठीक है, बी और सी के अंदर। तो यहां पर y2 माइनस y1 है हमारे पास y एक्सिस पर, ठीक है, और यहां पर टाइम है। तो खुद सोचो, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जो उनके बीच का गैप है वो टाइम जैसे जैसे और गुजरेगा वो गैप और तेजी से कम होगा, वो गैप क्या होगा? और तेजी से कम होगा। तो अब यहां पर परिस्थिति से बात करो भाई, यहां पे कुछ नहीं करना है, परिस्थिति से बात करो तो भाई 8वें सेकंड तक तो ये रिलेटिव एक्सीलरेशन इनका सेम था, तो यहां तक तो y2 माइनस y1 का जो ग्राफ बन गया वो स्ट्रेट बन गया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो 0 ही होगा क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे थे, 240 मीटर ऊपर थे, ठीक है। तो ये रहा मेरा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 8 सेकंड तक इनका एक्सीलरेशन सेम था, इसलिए रिलेटिव पोजीशन y2 माइनस y1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये रहा, और यहां पर है टाइम 12, ठीक है। अब जरा आप खुद देखो, जैसे जैसे मैं टाइम को यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डालता हूं, ठीक है, तो अब यहां पर इस टाइम पर आपका रिलेटिव पोजीशन देखो, ठीक है, इस टाइम पर आपका रिलेटिव पोजीशन देखो, इस टाइम पर आपका रिलेटिव पोजीशन देखो, थोड़ा एक पॉइंट और आगे लेता हूं, रिलेटिव पोजीशन देखो, ठीक है, और ठीक ब्लू वाले का भी आप मैप कर लो, ब्लू वाले का भी आप मैप कर लो, ठीक है। तो ये, अरे सॉरी माफ करना, यहां तक है ब्लू वाला, ये गया, ठीक है, और ये गया। तो अगर मैं रेड वाले को देखूं तो पहले वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम में, लेकिन बाद में वो उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ब्लू वाले को देखूं तो पहले वो इतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन बाद में देखूं तो उतने टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मतलब स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मतलब स्पीड फास्ट है। तो अब आप सोचो कि ये बॉल तो 200 मतलब यहां ऊपर हाइट पर है, नीचे आने पर उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जब टाइम आगे जाएगा तो वो कम टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड अगर मैं लेता हूं तो उस टाइम पीरियड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कौन सा सही हुआ, रेड या ब्लू? परिस्थिति से बात करो, रेड सही हुआ ना, क्योंकि नीचे आने पर स्पीड आपकी बढ़ रही है, इसलिए इतने ही टाइम में आप देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेरस ब्लू वाले केस में आप पहले ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो, यानी पहले आपकी स्पीड तेज है और टाइम के साथ आपकी स्पीड कम हो रही है, तो यानी कि ब्लू वाला आपका रॉन्ग है, रेड वाला आपका राइट है। और यहां पर आंसर आ गया आपका 20 का बी। चेक करें क्या 20 क्वेश्चन था ना, ये 20th क्वेश्चन था ना, हाँ 20 का बी तो वहां लिखा है, यस 20 का बी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या जानने को मिला हमें, क्या सीखने को मिला, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, आगे क्वेश्चंस बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा मैं, लेकिन इस लेक्चर के दौरान मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था कि यार एक क्वेश्चन ही नहीं करना है, आपको यहां सीखना है, आपको लर्निंग लेनी है। आप इस वक्त लर्निंग स्टेज में हो, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो कि बस आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए ट्राई करो, जो कुछ आपको वो मौका दे रहा है सीखने को। पहले प्रश्न में हमने क्या देखा, ट्रेजेक्टरी हमें नहीं पता थी, तो हमने ट्रेजेक्टरी को जाना, फिर हमने ट्रेजेक्टरी को समझा, मैथमेटिकली बात करी, जवाब तक पहुंचे, और फिर हमने अपने कैलकुलस वाला पार्ट जो मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं उसके जरिए मैक्सिमम हाइट और रेंज को भी निकाला, ताकि अगर कभी ट्रेजेक्टरी के बारे में ट्रेजेक्टरी दे दी जाए, मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछी जाए तो मैं वो भी निकाल सकूं, यानी कि एडिशनल लर्निंग ली हमने।
इस क्वेश्चन को ही देख लो, यहां पर हमको रिलेटिव एक्सीलरेशन का ज्ञान मिला, तो हमने उसके लिए एक परिस्थिति बनाई, मैथमेटिकली बात करा, ऑब्जर्व करा, और फिर ये बोला कि भाई क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है उनके बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव पोजीशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी एक एंगल पर स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ठीक है, और जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक कर्व बनाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला कर्व बनाते हैं ना, जैसे उस तरह का कर्व बनाएगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी का कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा, तब पोजीशन टाइम ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां तो रिलेटिव वेलोसिटी जो थी कांस्टेंट थी, तो रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। और यहां पे हमारी नॉलेज एनहांस होनी स्टार्ट हुई। फिर वापस क्वेश्चन पे आए और क्वेश्चन से बात करी, लो भाई आंसर आ गया। दूसरे केस में क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिर रहा है तो इसमें भी गिर रहा है, इसमें भी गिर रहा है, तो भाई क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ रही है इसलिए बाद में अगर मैं एक बराबर बराबर टाइम ब्रैकेट लिए मैंने, तो इस टाइम ब्रैकेट में उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, और वही उसने रेड वाले कर्व में करके दिखाया, ब्लू वाले में वो ठीक उसका उल्टा कर रहा था। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, आंसर आ गया। तो अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं गलती से भी गलत ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, और जब मैं गलत ऑप्शन पे जाऊंगा ही नहीं तो मेरे नंबर कटेंगे ही नहीं। और यहां पर समझाने वाले पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 2.5 मिनट में किया जा सकता है, सारी सिंप्लीफिकेशन के साथ आसानी से। और मुझे अपने आप को इस तरह से रेडी करना है कि एग्जाम के अंदर अगर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 मिनट में मैं कर लूं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 30-35 सेकंड में कर लूं, और मैं अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करूं, हर परिस्थिति को देखूं, ताकि आज मैं सब कुछ सोचूं, ताकि पेपर में सोचना ना पड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गलती एक चीज कि हमने सोचना छोड़ दिया है, हम टिप्स एंड ट्रिक्स की दुनिया में फंस गए हैं कि भाई ये ट्रिक लगाओगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स टोटली अ मार्केटिंग गिमिक, इन सब चीजों में मत फंसो। आपने साइंस ली है इस दुनिया की ब्यूटी को, इस दुनिया में होने वाले वंडर्स को समझने के लिए, तो उसी सपने के लिए, इस दुनिया के नए नए लॉस को खोजने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए पढ़ना चाहते हो, तो बी एन ऑब्जर्वर, बी अ थिंकर, कम्युनिकेट मैथमेटिकली। नेचर आपको सही जवाब हमेशा देता रहेगा और आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहोगे, ठीक है। सो यहां पर मेन मोटिवेशन इस लेक्चर का आपको राइट वे में क्वेश्चंस को किस तरह से सेल्फ स्टडी करना है ये बताना था। और हमने ये भी देखा कि जे के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, राइट टॉक के जरिए मैथमेटिकली आप बड़े ही आसानी से जवाब ढूंढ सकते हो, और ये इतने से भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये बस डायरेक्ट नहीं पूछते, थोड़ा बस टेढ़ा मेढ़ा करके पूछते, और क्या ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जेई वाले आपके लिए न्यूटन के नियम ही बदल देंगे, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस का जो प्रिंसिपल है वही चेंज हो जाएगा। तो और से ले लो अंडर रूट 2gh, अगर उसकी वेलोसिटी है तो नहीं, जेई का क्वेश्चन है तो √2gh नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जो आप पढ़ रहे हो वही वो पूछेंगे, लेकिन वो ये इस तरह से पूछेंगे कि आप एक थिंकर हो या नहीं हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और राइट वे में एजुकेशन अगर मैं आपको सही रास्ता दिखा पा रहा हूं तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा रीच अगर हम लोग पहुंचाएंगे। अपने देश में सिर्फ एक मिशन है, आप शेयर इसलिए मत करना कि मैंने बोला है, आप शेयर इसलिए करना कि अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको सही नॉलेज दी है, तभी आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।